वेलकम टू कॉमर्स स्पिरिट द सीएस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के एमसीक्यूज को। ये पार्ट 3 है। इसके पहले के जो 2 पार्ट हैं वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फर्स्ट पेपर से रिलेटेड है। अभी जो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ये पेपर 2 से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, बिजनेस रिस्क रिफर्स टू, व्यवसायिक जोखिम से क्या तात्पर्य होता है। तो रिस्क मतलब क्या है, ये अनसर्टेनिटी है कि आप रिस्क ले रहे हो, पता नहीं इन फ्यूचर वो काम होगा कि नहीं होगा। तो बिजनेस रिस्क में क्या होगा, आप बिजनेस किस उद्देश्य से करते हैं, प्रॉफिट अर्न करने के लिए। मेन मोटिव यही रहता है, किसी कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हम लोग करते हैं तो हमारा मुख्य उद्देश्य रहता है कि हम लाभ अर्जित करें। अगर पॉसिबिलिटी रहे कि हो सकता है इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो या लॉस हो सकता है, क्योंकि बहुत अधिक अनिश्चितता है, इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बिजनेस रिस्क बोलते हैं। आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं, अनिश्चितताओं या अप्रत्याशित घटनाओं के कारण अपर्याप्त लाभ हो सकता है या हानि होने की भी संभावना होती है, उसे हम लोग व्यावसायिक रिस्क या जोखिम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू एन ओल्ड सेइंग ग्रेटर द रिस्क इन्वॉल्व बिजनेस डैश इज द डैश। एक पुरानी कहावत है कि व्यवसाय में जितना अधिक जोखिम होगा उतना डैश और डैश होगा। तो जितना अधिक व्यवसाय में रिस्क होगा, हायर द रिस्क हायर द रिटर्न, यानी कि जितना अधिक रिस्क होगा उतना अधिक प्रॉफिट होगा। तो पहले बॉक्स में आपका क्या फिल होगा, हायर, और दूसरे बॉक्स में फिट होगा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे बोला है रिस्क हमारे बिजनेस में बहुत अधिक है, तो जितना अधिक आप रिस्क लेंगे उतना अधिक आपको प्रॉफिट भी होगा। तो ऑप्शन नंबर बी होगा, उच्चतम लाभ होगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 है, इंक्रीज इन बैंक रेट लीड्स टू एन इंक्रीज इन लेंडिंग कॉस्ट ऑफ द बिजनेस, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश बिजनेस रिस्क। बैंक दर में वृद्धि से व्यवसाय के उधार की लागत में वृद्धि होती है, यह किस प्रकार की व्यवसायिक जोखिम है। तो ये एक तरीके का इकोनॉमिक है, यानी कि आर्थिक है। जहाँ पे पैसे की बात आएगी वहाँ पे हमेशा इकोनॉमिक फैक्टर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, टैक्स प्लानिंग इज नेसेसरी फॉर स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस बिकॉज। एक नया व्यवसाय प्रारंभ करते हैं जब, तो कर नियोजन क्यों आवश्यक हो जाता है। इट इज सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट, सरकार को कर देना व्यवसाय की सामाजिक उत्तरदायित्व है, ये सही बात है। देयर आर नंबर ऑफ टैक्स लॉज इन द कंट्री, ये भी सही बात है कि अगर आप टैक्स पेमेंट नहीं करेंगे तो आपके ऊपर चार्जेस लगाए जा सकते हैं। टू फुलफिल द बिजनेस ऑब्जेक्टिव, व्यवसायिक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि अगर हम टैक्स दे रहे हैं तो हमारा उद्देश्य नहीं पूरा हो रहा है। एक तरीके का ये होता है कि हम कानून से बचे जाते हैं। अब बचता है ऑप्शन नंबर ए और बी, क्योंकि सी तो होगा, डी तो होगा नहीं ये सभी, क्योंकि सी हमारा ऑप्शन कट हो चुका है। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी भी व्यवसाय की होगी अगर उसके पास एक्सेस प्रॉफिट होगा, जिसे एक लिमिट बनाई जाती है कि अगर 10 लाख रुपया, एग्जाम्पल है ये लिमिट नहीं है, स्लैब अलग है। अगर आपके बिजनेस में 10 लाख रुपया प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कब बनेगी, जब वो 10 लाख रुपया, 15 लाख रुपया, 20 लाख रुपया कमा रहे हैं। अभी ये बिजनेस हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर क्या सही हो जाएगा, बी, क्योंकि अगर हम नया व्यवसाय प्रारंभ कर रहे हैं तो अगर टैक्स प्लानिंग नहीं करेंगे तो कई ऐसे कानून है, हमारा बिजनेस बंद भी हो सकता है। आई होप आपको समझ में आ गया हो। क्वेश्चन नंबर 5 है, द प्रॉफिट ऑफ एन एंटरप्राइज कैन बी इंक्रीज बाय, किसी भी उद्यम का लाभ किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है, रिड्यूसिंग टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उत्पादन की कुल लागत को कम करके, ये ऑप्शन सही है। इंक्रीजिंग सेल्स वैल्यू, बिक्री को बढ़ा करके। इंक्रीजिंग कैपिटल कॉस्ट, जो पूंजी लगाए हैं उसकी लागत को बढ़ा करके कभी भी लाभ को नहीं बढ़ाया जा सकता। इंक्रीजिंग मैन पावर, जनशक्ति में वृद्धि करके, जब जनशक्ति में वृद्धि करेंगे तो हो सकता है कि हमारी लागत भी बढ़ जाए। तो ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, यानी कि ए और बी दोनों करेक्ट हैं। अब ऑप्शन में देख लेते हैं कहाँ पे दिया है, ये ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ए एंड बी बोथ। ऐसे करके जब क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा पहले इधर के ऑप्शंस में देखते हैं कि हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही है। जैसे इसमें था तो पता चल गया ए और बी सही है, उसके बाद ऑप्शन में आते हैं, यहाँ से देख लिया कि बी वाले में दिया हुआ है पहला और दूसरा, और जब OMR फिल करते हैं तो मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 के सामने 1, 2, 3 और 4 4 ऑप्शन दिए रहते हैं। तो जो भी सही था, जैसे ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ हिसाब से सही है तो इसको गोला बना देते हैं। मैंने देखा है कई बच्चे इसको गलत करते हैं। आप हमेशा पहले ऑप्शन में देख लीजिए कौन कौन सा आंसर सही है, फिर नीचे आइए और उसमें से देखिए कि क्या हमारा सही है। हमेशा आंसर इस वाले बॉक्स से लगाते हैं, ना कि ऊपर जो दिया हुआ था उससे। ये मैंने इसलिए डिस्कस कर दिया है क्योंकि मैं एक बार ऐसे एग्ज़ाम में कॉपीज़ देख रही थी, इन्विजिलेटर थी, वहाँ पे बच्चा कुछ गलत तरीके से वो फिल कर रहा था और मुझे लगा कि शायद नहीं पता है कुछ लोगों को, इसलिए वो गलत कर देते हैं। तो आप लोग ये गलती नहीं करिएगा, और OMR को हमेशा पेशेंस के साथ भरते हैं, जल्दबाजी में नहीं। आंसर्स हमेशा टिक कर लीजिए, आपके पास 20 मिनट 25 मिनट समय दे करके आराम से पेपर जब सॉल्व हो जाएगा, 15 मिनट लगते हैं OMR को भरने में, और सीक्वेंस से जाते हैं, क्योंकि आज के डेट में भी मैं अगर OMR भरने जाती हूँ तो कम से कम 100 क्वेश्चन में से 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा मैं करके चली आती हूँ, क्योंकि धैर्य नहीं रह जाता उस टाइम पे। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज शुड बी लोकेटेड नियर द विनिसिटी ऑफ रॉ मटेरियल, कौन से ऐसे उद्योग हैं जहाँ पे कच्चा माल जहाँ है वहीं पर उस उद्योग को बनाना चाहिए। तो ये होता है जो स्टील मिल्स होते हैं। बाकी जो साइकिल है, टेलीविज़न है, स्विंग मशीन है, इन सब के लिए अलग अलग जगह पे आप बना सकते हैं, लेकिन जो रॉ मटेरियल स्टील में यूज होता है हमेशा वो इंडस्ट्रीज़ वहीं पे इस्टेब्लिश की जानी चाहिए ताकि उनको ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम आए। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ हेल्पफुल, कौन से उद्योग में कच्चे माल के ये हिंदी। क्वेश्चन नंबर 7 है फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग इंडस्ट्री ह्यूमिड क्लाइमेट इज़ हेल्पफुल, कौन से उद्योग के लिए ह्यूमिड क्लाइमेट मतलब आर्द्र जलवायु सहायक है। तो ये होता है कॉटन इंडस्ट्रीज़ के लिए। क्वेश्चन नंबर 8 है इफ़ ऑल द प्रोसेसिंग इक्विपमेंट एंड मशीन्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन ऑफ अ प्लांट ऑफ अ प्रोडक्ट द लेआउट इज नोन एज, यदि सभी प्रसंस्करण उपकरण और मशीनों को उत्पादन के संचालन के क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है तो इस प्रकार के लेआउट को क्या कहा जाता है, तो इसे कहते हैं प्रोडक्ट लेआउट। यानी कि जैसे प्रोडक्ट है, शुगर है, शुगर बनाने के लिए आपको पता है गन्ने की ज़रूरत है, गन्ने की प्रोसेसिंग की जाती है, वो एक अलग प्रोसेस चलता है, फिर उसके बाद उसको शायद पकाया जाता है, पकाने के बाद उसको सांचा में डाला जाता है। तो ये 3-4 प्रोसेस से होकर के गुजर रहा है और इसी सीक्वेंस में अगर मशीन्स को भी रखा जाएगा तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रोडक्ट लेआउट कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 है द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट इज प्रीफर टू मैन्युफैक्चर अ स्टैंडर्ड प्रोडक्ट इन लार्ज क्वांटिटी, बड़ी मात्रा में एक मानक उत्पादन के निर्माण के लिए निम्न प्रकार के लेआउट को प्राथमिकता दी जाती है। तो जब प्रोडक्ट की क्वालिटी की बात आती है तो हमेशा उत्पाद लेआउट पे ही फोकस किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट इज क्वेश्चन नंबर 10 है द फॉलोइंग टाइप ऑफ लेआउट इज प्रीफर्ड फॉर लो वॉल्यूम प्रोडक्शन ऑफ नॉन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट। जस्ट 9th क्वेश्चन का अपोजिट है कि अगर कोई बिना मानक के प्रोडक्ट बना रहे हैं और कम मात्रा में प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो कौन से लेआउट को यूज़ करेंगे, प्रोसेस लेआउट को, प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 11 है इन शिप मैन्युफैक्चरिंग द टाइप ऑफ लेआउट प्रिफर्ड इज, जहाज निर्माण में किस प्रकार का लेआउट को प्राथमिकता दी जाती है, तो यहाँ पे दिया जाता है फिक्स्ड पोजीशन लेआउट को। क्वेश्चन नंबर 12 है दिस चार्ट इज ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द प्रोडक्शन एक्टिविटीज अकरिंग ऑन द शॉप फ्लोर, यह चार्ट शॉप फ्लोर पर होने वाली सभी उत्पादन गतिविधियों का एक ग्राफिक प्रतिनिधित्व करता है। तो ये होता है फ्लो प्रोसेस चार्ट। जैसे हम लोग कोई काम करते हैं, टाइम टेबल ही आपका है तो उसमें क्या है कि वो सीक्वेंस से लगा हुआ है कि 17 तारीख को आपका एक एग्जाम है, 18 को ये है, 19 को ये है, टाइमिंग बनी हुई है, तो किस तरीके से काम होगा उसके लिए जो चार्ट तैयार करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो प्रोसेस चार्ट। क्वेश्चन नंबर 13 है द एडवांटेज ऑफ लोकेटिंग अ प्लांट इन अर्बन सिटी साइड इज डैश चीप, यानी कि अगर शहरी क्षेत्र में संयंत्र को लगाया जा रहा है, प्लांट लोकेशन किया जा रहा है तो क्या चीज़ वहाँ पे सस्ता मिलेगी, तो सबसे सस्ता वहाँ पे मिलता है लार्ज मार्केट। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आपका बना, आपके फिनिश्ड प्रोडक्ट के लिए वहाँ पे लार्ज मार्केट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है अनअवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर इज़ अ बिग प्रॉब्लम इफ़ वी लोकेट आवर फैक्ट्री इन, अगर कारखाना या प्लांट लोकेशन ऐसी जगह पे किया जाए जहां कुशल श्रमिक नहीं उपलब्ध हो पाएंगे, तो ये होता है ग्रामीण क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है डैश रिफर्स टू अरेंजमेंट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट एंड अदर इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज़, मशीनरी उपकरण और अन्य औद्योगिक सुविधाओं की व्यवस्था करने को क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्लांट लेआउट, संयंत्र लेआउट। क्वेश्चन नंबर 16 है द ऑब्जेक्टिव ऑफ गुड लेआउट इज, एक अच्छे लेआउट का उद्देश्य क्या होता है, तो सबसे कम अपव्यय हो, यानी कि खर्चा जो वेस्टेज होते हैं फालतू के, अगर मान लेते हैं एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है, वही शुगर वाले एग्जांपल को लेके चलिएगा, यहाँ पे गन्ना खरीद के आएगा, फिर उसके बाद उसमें से उसका रस निकाला जाएगा, एक प्लांट तीसरे जगह लगा दिया गया है जहाँ पे उसको पकाया जाएगा, तो समय बर्बाद होगा। समय बर्बाद होने के साथ साथ वो जो जूस है यहाँ से वहाँ ले जाने के चक्कर में वो जो गिरेगा वो अलग से होगा। तो प्लांट लेआउट, अच्छे लेआउट का उद्देश्य यही रहता है कि कम वेस्टेज हो जाए। क्वेश्चन नंबर 17 है एवरी फुट ऑफ अवेलेबल स्पेस शुड बी यूज इफेक्टिवली इज अ प्रिंसिपल ऑफ, जितने भी उपलब्ध स्थान हैं उनके प्रत्येक चरण को प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाना, ये किस प्रकार का सिद्धांत है, तो इसे हम लोग कहते हैं उपयोगिता का सिद्धांत, यूसेज। क्वेश्चन नंबर 18 है डैश टाइप ऑफ लेआउट इज कॉल्ड एज फंक्शनल लेआउट, किस प्रकार के लेआउट को कार्यात्मक लेआउट कहते हैं, तो ये होता है प्रोसेस का, प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ ऑल मशीन्स इन वन डिपार्टमेंट इज इन डैश लेआउट, एक विभाग में सभी जितने भी मशीन हैं उनका समूहीकरण किया जाता है, तो इसे किस प्रकार के लेआउट कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं प्रोसेस लेआउट। क्वेश्चन नंबर 20 है प्रोडक्ट लेआउट इज ऑल्सो कॉल्ड एज, उत्पाद लेआउट को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसे जाना जाता है उत्पाद रेखा लेआउट के नाम से। क्वेश्चन नंबर 21 है इन डैश
टाइप ऑफ लेआउट मशीनरीज आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। कौन से प्लांट लेआउट में संचालन के क्रम के अनुसार मशीनरी की व्यवस्था की जाती है? तो ये किया जाता है लाइन में। इसी का दूसरा नाम है प्रोडक्ट। और इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 या 11, उसमें आपका यही सेम क्वेश्चन था, बस घुमा के दिया था और ऑप्शन यहाँ पे आपका लाइन दिया हुआ है प्रोडक्ट ना दे करके। क्वेश्चन नंबर 22 है, डैश टाइप ऑफ लेआउट आर सुटेबल फॉर नॉन रिपीटिव और स्टैंडर्ड टाइप ऑफ प्रोडक्शन। किस प्रकार के लेआउट को यूज़ किया जाता है जब कोई काम बार बार दोहराना नहीं होता है और मानक के हिसाब से बनाना नहीं होता है? तो ये होता है प्रोसेस। हम लोग इस क्वेश्चन को भी किए हैं, दूसरे शब्दों में किए थे कि नॉन स्टैंडर्ड है, मतलब कोई स्टैंडर्ड नहीं सेट है, तो किस प्रकार का लेआउट का प्रयोग करेंगे, तो वो प्रोसेस होता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, शिप बिल्डिंग एंड एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग इज एन एग्जांपल ऑफ डैश टाइप ऑफ लेआउट। जहाज का निर्माण, विमान का निर्माण, ये किस प्रकार के लेआउट का उदाहरण है? ये है फिक्स्ड का। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन डैश लेआउट मशीन्स आर ग्रुप्ड इनटू सेल्स एंड द सेल्स फंक्शन समवॉट लाइक अ प्रोडक्ट लेआउट इन लार्ज शॉप और प्रोसेस लेआउट। डैश लेआउट में मशीनों को सेल में समूहीकृत किया जाता है और कुछ हद तक बड़े शॉप या प्रोसेस लेआउट में उत्पाद को लेआउट की तरह कार्य करते हैं। ये होता है आपका सेलुलर में। क्वेश्चन नंबर 25 है, द मेन कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन सिस्टम इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग। उत्पादन प्रणाली के मुख्य घटकों में कौन सा शामिल है? तो इसमें 3 चीज़ें शामिल होती हैं। सबसे पहले आप रॉ मटेरियल लगाते हैं, जिसे दूसरे शब्दों में इनपुट बोला जाता है, और हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं पड़त, इसलिए मैंने इसका हिंदी नहीं लिखा है। दूसरा होता है प्रोसेस, यानी कि वहाँ पे प्रक्रिया की जाती है उसको ट्रांसफॉर्म करने की। और सबसे लास्ट में आता है आपका आउटपुट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा, इनपुट, प्रोसेस, फिर आउटपुट। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड फॉर स्टॉक पर्पस इज डैश। उत्पादों का उत्पादन स्टॉक के लिए, उद्देश्य के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्रोडक्ट आर प्रोड्यूस्ड फॉर स्टॉक पर्पस इज इन डैश। उत्पादों का उत्पादन स्टॉक उद्देश्य के लिए किया जाता है। तो ये किया जाता है कॉन्टिन्यूअस प्रोडक्शन सिस्टम में, निरंतर उत्पादन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 27 है, ऑपरेशन मैनेजमेंट इज एप्लीकेबल। संचालन प्रबंध किस पर लागू होता है? तो ये लागू होता है मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज सेक्टर पे। क्वेश्चन नंबर 28 है, ऑल ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन फॉल विद इन द स्कोप ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट एक्सेप्ट फॉर द। निम्नलिखित में सभी प्रकार के निर्णय आते हैं सिर्फ एक को छोड़ करके। तो फाइनेंशियल एनालिसिस ये इसका पार्ट नहीं होता है, ऑपरेशनल मैनेजमेंट का है, ध्यान दीजिएगा। ऑपरेशनल में क्या होता है कि प्रोडक्ट कैसे बनेगा, किस तरीके से काम होगा, सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड की जाएंगी, सेल्स कैसे किए जाएंगे, जितना भी काम करने का होता है। कंपनी अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उससे रिलेटेड जो भी काम होंगे वो ऑपरेशनल मैनेजमेंट का होता है। जब फाइनेंशियल एनालिसिस की बात आती है तो टॉप मैनेजमेंट करेगा, चाहे जिसका काम रहेगा वो काम करेगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, बजटिंग, पेइंग द बिल्स एंड कलेक्शन ऑफ फंड्स आर एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद द। बजट बनाना, बिलों का भुगतान करना, धन संग्रहण करना, ये किससे जुड़ी गतिविधियां हैं? तो जो अकाउंटिंग फंक्शन होता है इसके अंदर यही सब काम किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, करंट ट्रेंड इन ऑपरेशन मैनेजमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। संचालन प्रबंधन में वर्तमान प्रवृत्तियों में क्या छोड़ करके बाकी सब सम्मिलित हैं? तो इसमें मास प्रोडक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, बाकी जस्ट इन परफॉर्मेंस, रैपिड प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड मास कस्टमाइजेशन, इन तीनों का है। क्वेश्चन नंबर 31 है, टिपिकल डिफरेंसेस बिटवीन गुड्स एंड सर्विसेज डू नॉट इंक्लूड। वस्तुओं और सेवाओं के बीच विशिष्ट अंतर में क्या सम्मिलित नहीं है? कॉस्ट पर यूनिट, कोई भी प्रोडक्ट जब बनता है तो उसका हम लोग पर यूनिट कॉस्ट निकाल सकते हैं, लेकिन सर्विसेज में आप पर यूनिट कॉस्ट नहीं निकाल सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें दोनों में सेम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, इन अ डैश लेआउट ऑल मशीन्स और प्रोसेस ऑफ द सेम टाइप आर ग्रुप्ड टुगेदर। किस प्रकार के लेआउट में सभी मशीनों और प्रक्रियाओं को एक साथ समूहीकृत किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रोसेस में। क्वेश्चन नंबर 33 है, प्रोडक्टिविटी कैन बी इम्प्रूव्ड बाय। उत्पादकता को किस प्रकार से सुधारा जा सकता है? तो ये सुधारा जा सकता है डिक्रीजिंग इनपुट वाइल होल्डिंग आउटपुट स्टडी। आउटपुट को उसी तरीके से रखना, जैसे रॉ मटेरियल 100 यूनिट लगा रहे हैं, आउटपुट आपका आ रहा है 95 यूनिट का, 95 यूनिट बन करके तैयार हो जा रहा है। अब हम लोगों ने क्या किया कि 95 इनपुट डालेंगे और कोशिश ये रहेगी कि 95 आउटपुट आ जाए, यानी कि आउटपुट को स्थिर रखना, उतना ही बनाना और इनपुट को कम कर देना। क्वेश्चन नंबर 34 है, द प्राइमरी फंक्शन ऑफ प्लांट मेंटेनेंस डज नॉट विच ऑफ द फॉलोइंग। प्राथमिक कार्य में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? मेंटेनेंस ऑफ एग्जिस्टिंग प्लांट एंड इक्विपमेंट्स, ये सही है। ऑल्ट्रेशन ऑफ एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट एंड बिल्डिंग्स, ये सही है। एंड इक्विपमेंट इंस्पेक्शन एंड लुब्रिकेशन, ये तीनों चीज़ें सही है। सेलिंग ऑफ ओल्ड मशीनरीज में प्राइमरी फंक्शन नहीं है, सेकेंडरी फंक्शन हो सकता है, लेकिन प्राइमरी फंक्शन नहीं है कि पुरानी मशीन हो गई उसको बेच देना, वहाँ से प्रॉफिट अर्न कर देना। क्वेश्चन नंबर 35 है,
VED एनालिसिस ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट स्टैंड फॉर। तो VED का फुल फॉर्म होता है वाइटल, एसेंशियल एंड डिज़ायरेबल, यानी कि कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जो बहुत ही अधिक आवश्यक हैं, जिनके बिना प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता है। और एसेंशियल मतलब क्या होता है कि वो सहायक है, उसके साथ साथ मिल करके प्रोडक्ट काम करता है। और डिज़ायरेबल का मतलब क्या है कि अगर वो कुछ दिन बाद भी कंपनी को मिले तो बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, द 4 M's डज नॉट इंक्लूड। तो 4 M में मैन, मटेरियल, मशीनरी और मनी, ये तीनों चीज़ें शामिल हैं, मैसेज इसका पार्ट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑल बिजनेस कॉम्बिनेशन मस्ट बी ट्रीटेड एज डैश फॉर अकाउंटिंग पर्पज। लेखांकन उद्देश्यों के लिए सभी प्रकार के जो व्यावसायिक संयोजन किए जाते हैं, जैसे एक कंपनी ने दूसरी कंपनी को खरीद लिया, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के साथ जॉइंट वेंचर कर लिया, तो इन सब प्रकार के संयोजनों में लेखांकन के दृष्टिकोण से उन्हें क्या माना जाता है, तो उन्हें अधिग्रहण माना जाता है। जैसे अधिग्रहण होने का मतलब क्या है कि एक कंपनी ए है, बी को खरीद ली, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्वायर करना। लेकिन अकाउंटिंग के टर्म में चाहे वो रीस्ट्रक्चरिंग हो, मर्जर हो, एमेलगमेशन हो, सबको एक्विजिशन की तरह ही ट्रीट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 है, बिजनेस कॉम्बिनेशन फॉर दैट रिजल्ट इन वन डोमिनेंट कंपनी इन एन इंडस्ट्री आर सेड टू हैव फॉर्म्ड विच ऑफ द फॉलोइंग। व्यवसायिक संयोजन जिसके परिणाम स्वरूप एक उद्योग में एक प्रमुख कंपनी बनती है, ये किस प्रकार का गठन होता है, तो इसे हम लोग कहते हैं एकाधिकार, मोनोपोली। जैसे कोई मार्केट में मान लेते हैं 3 लोग हैं, 3 लोग मिल करके किसी प्रोडक्ट को सप्लाई कर रहे हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने कॉम्बिनेशन बना लिया, यानी कि एक कंपनी जो लीडिंग कंपनी थी, जिसके पास ज़्यादा पैसा था, जिसका प्रॉफिट बढ़िया था, इसने बाकी की जो 2 कंपनी थी बी और सी, इनको खरीद लिया। जब ख़त्म हो गए, अब कौन मार्केट में सप्लाई करेगा, इकलौता बचा ए, तो इसे हम लोग बोलते हैं मोनोपोली। यहाँ पे क्या होता है, जो इकोनॉमिक पावर होते हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं, एक पर्सन के पास आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इज रिटेन्ड एन ऑर्गेनाइजेशन इज सेट टू बी बाय हायर मैनेजमेंट लेवल्स। जब निर्णय लेने के अधिकार को बनाए रखा जाता है तो एक संगठन के उच्च प्रबंधन स्तरों को क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग कहते हैं सेंट्रलाइज्ड। यानी कि एक पर्सन है, पिछले एग्जाम्पल में था, यही सारे डिसीजंस ले रहा है, जो भी काम हो रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में सब कुछ इसी से पूछ करके हो रहे हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं सेंट्रलाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 40 है इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, अंडर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर मैन पावर इज ग्रुप्ड ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड। किस प्रकार के संगठनात्मक ढांचे के तहत निर्मित विभिन्न उत्पादों के आधार पर जनशक्ति को समूहीकृत किया जाता है, तो ये किया जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर में, यानी कि मंडल संरचना। आई होप आपको सभी आंसर समझ में आ गए हों। किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो कभी कुछ देर में अपलोड हो जाएगी, 8 बजे तक या 9 बजे तक। आप अपना सब कुछ अच्छे से पढ़ के 10-15 मिनट देख करके इन सबको रिवाइजन कर सकते हैं। बाकी आपको जहाँ से भी क्वेश्चन मिलते हैं आप उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि अब कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो भी मुझे लगेगा कि हाँ सही है, आप लोग को इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है, तो मैं वहाँ पे शेयर कर दूँगी। और टेलीग्राम से आप जुड़े रहेंगे तो आपको अपडेट मिलता रहेगा कि क्या हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है। नेक्स्ट सेमेस्टर की जो प्रिपरेशन होगी वो भी हम लोग स्टार्ट कर देंगे जब ये सेमेस्टर आपका ख़त्म हो जाएगा। तो आप टेलीग्राम पे जुड़े रहेंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। और अगर किसी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।